इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो ये चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, और इसके अंदर हम पूरी की पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से भारत देश के अंदर इलेक्शंस होते हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति के अंदर वही आदमी आता है जो इलेक्शन के अंदर जीतेगा, और इलेक्शन कैसे कैसे होते हैं, क्या पूरा प्रोसेस इलेक्शन का हमारे देश के अंदर कंप्लीट किया जाता है, उसी के बारे में इस चैप्टर के अंदर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये बताया गया इंडिया हैज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में अगर हम देखें तो इतना बड़ा डेमोक्रेटिक देश कोई नहीं है जितना बड़ा इंडिया है, क्योंकि इंडिया के पास वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भारत के पास है लिखित रूप में, जिसके अंदर 90,000 शब्द हैं। 90,000 वर्ड्स आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक किताब है वो जिसके अंदर 395 आर्टिकल्स हैं, 22 शेड्यूल है और 12 पार्ट के अंदर ये किताब लिखी हुई है। सो डेमोक्रेसी इन इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश हमारा भारत, और उसी देश के डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए हमें पता है डेमोक्रेटिक देशों के अंदर इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन से ही वहाँ के देश के रूलर को चूज किया जाता है। रूलर इन द सेंस लीडर, जैसे कि हमारे देश की गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर कहलाता है, और उसको चूज करने के लिए भी हमारे देश के अंदर इलेक्शंस होते हैं। क्या होता है इलेक्शन? इलेक्शन का मीनिंग या सिग्निफिकेंस। An election is a contest between different political parties in order to get people's support. इलेक्शन क्या होता है? एक कंपटीशन होता है जिसके अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं, अलग अलग पॉलिटिकल कंटेस्टेंट खड़े होते हैं और वो जनता के सामने वोट मांगते हैं, और जिस भी पॉलिटिकल कंटेस्टेंट को जो आदमी पॉलिटिशियन बनना चाहता है या फिर पावर को हासिल करना चाहता है, उस आदमी को जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगी वही आदमी जो है हमारे देश के अंदर फिर नेता चुना जाता है, लीडर बनाया जाता है। तो इलेक्शन एक कंपटीशन है जिसके अंदर सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। देखो आप कोई भी कंपटीशन करो उसके अंदर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और जीतता तो आखिरकार कौन है? एक ही आदमी जीतेगा। सो इलेक्शन भी एक ऐसा ही कॉन्टेस्ट है, कंपटीशन है जिसके अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से खड़े होते हैं, और वो सबका मेन मकसद क्या होता है? जीतना। So election is a contest between different political parties in order to get people's support. लोगों का सपोर्ट जिस आदमी को सबसे ज्यादा मिल जाएगा, जिस आदमी की तरफ सबसे ज्यादा वोट पड़ जाएंगी, वही आदमी चुनाव के अंदर जीत जाएगा। सबको पता होगा ना, चुनाव के अंदर वही जीतता है जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगी। So election is the main vehicle through which modern representative democracy moves. और इलेक्शन को एक व्हीकल के तरीके से बताया है। इलेक्शन ही वो व्हीकल है। मान लीजिए जैसे देश के अंदर अगर एक सरकार को हमें बनाना है, तो देश को एक सरकार को एक एग्जांपल दिया गाड़ी का। गाड़ी को कितने आदमी चलाते हैं? एक आदमी चलाता है। तो देश की सरकार को भी एक ही आदमी चलाएगा। बेशक गाड़ी के अंदर कितने आदमी बैठ सकते हैं? जितनी सीट हो। बेशक कोई आदमी फर्स्ट सीट पर भी बैठा हो उसमें पैसेंजर कहेंगे, बैक साइड में कोई बैठा हो उसमें पैसेंजर हम लोग कह सकते हैं। तो देश की सरकार को एक गाड़ी बताया गया, गाड़ी को चलाने वाला एक ही आदमी होगा, और बाकी के जितने आदमी होंगे वो सब पैसेंजर्स होंगे। तो इसी तरीके से देश के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के ही आदमी को हम पीएम बनाएंगे, बाकी की पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश के अंदर रहेंगी, वो अपोजिशन की तरीके से रहेंगी, विपक्ष पार्टियां उन्हें कहा जाता है, और जो रूलिंग पार्टी होगी उसी से ही कोई आदमी जो है पीएम को बनाया जाएगा। Is it good to have political competition? फिर आता है क्वेश्चन कि एक सीट पर मान लो आपके गांव के अंदर प्रधानी की चुनाव है या फिर किसी चीज की और की चुनाव है, तो उसके अंदर हमने देखा कि एक सीट है और सीट पर दावेदार 15 आदमी, 10 आदमी, 12 आदमी, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सब चाहते हैं कि हम भी जीतेंगे, हम भी जीतेंगे। तो क्या क्वेश्चन देता है बुक में? इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या इतने सारे लोगों का होना अच्छा है? एक सीट है, एक ही दावेदार हो तो ज्यादा अच्छा है, या इतने सारे लोग उठ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, क्या इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सो आप लोग बताइए, क्या अच्छा है इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स होने चाहिए? यस, बहुत सारे लोग अगर उठ रहे हैं, ज्यादा उठ रहे हैं तो बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को उठना चाहिए इलेक्शन के अंदर, क्योंकि डेमोक्रेसी कहती है वी कैन चूज द बेस्ट वन।
चूज तो हम जब भी करेंगे ना जब हमारे पास बहुत सारे आदमी होंगे, सबकी क्वालिटी देख करके कौन आदमी कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, कोई कितना अच्छा काम करा सकता है, क्या उसके पास कोई ताकत है ऐसे काम कराने की, उसका दिमाग कैसा है, वो लीडर कितना अच्छा है, कैसी फैमिली से आता है, कोई क्रिमिनल तो नहीं है। बहुत सारी बातें हम जब देखेंगे ना, जब बहुत सारे लोग होंगे और जो हमें उसमें बेस्ट वन लगेगा हम उसे चूज कर लेंगे और उसे इलेक्शन के अंदर विजय घोषित हो जाता है। वही आदमी फिर देश की सरकार को बनाता है। इसलिए कहा गया, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? यस, इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन इन अ कंट्री बिकॉज वी कैन चूज अ बेस्ट पर्सन व्हेन द पॉलिटिकल कंपटीशन इज डन इन आवर कंट्री। अगर हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल कंपटीशन होगा तो उसमें हम अपना बेस्ट प्लेयर जो है या फिर बेस्ट पॉलिटिकल आदमी चूज करके निकाल सकते हैं। कंडीशंस नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन। देश के अंदर इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कराने के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है, इसमें पॉइंट करके दिया है। पहला पॉइंट है everyone should be able to choose. This means everyone should have one vote and every vote should be count as one. इसमें कहा गया इलेक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वोट डाली जाती हैं और वोट डालने का अधिकार हमारे देश के अंदर उन सभी आदमियों को है जो यूएएफ के अंदर काउंट किए जाते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो भी व्यक्ति 18 साल या 18 साल से बड़ा होगा वही आदमी हमारे देश के अंदर वोट डाल सकता है। फिर इसमें बताया गया कि एक आदमी को एक ही वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। ऐसे नहीं एक आदमी कहीं कहीं वोट डाल रहा है, ऐसा भी नहीं होता। हमारे देश के अंदर तो ऐसा ही है कि एक आदमी एक ही वोट डालेगा। और फिर कहा गया एक आदमी की वोट की वैल्यू एक ही होनी चाहिए। जैसे कुछ देशों के अंदर क्या होता है, मान लो वहां पर इंडियंस भी रहते हैं और उस देश के नेटिव आदमी भी रहते हैं जो उसी देश के हैं, तो उन लोगों ने क्या सिस्टम बना रखा है कि अगर जैसे मान लो रशिया ही है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रशिया के जो आदमी वहीं पर पैदा हुए वहीं पर रहते हैं, वो अगर एक वोट डालेंगे तो उनकी 2 में काउंट होगी। और इंडिया से या किसी और दूसरे देशों से जाकर के वहां भी कोई रह रहा होगा वो भी एक वोट डालेगा, उसकी वोट काउंट होगी एक ही। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। जो भी आदमी इंडिया की वोट डाल रहा है, इंडिया के अंदर वोट डालेगा, उसकी वोट एक ही काउंट होगी। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, इसलिए टाइटल दिया गया है यहाँ पर 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। एक ही पर्सन होगा, एक ही वो वोट डालेगा और उसकी वोट एक में ही काउंट की जाएगी। There should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest in election. और सभी तरह के आदमियों को बिल्कुल फ्री होना चाहिए, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। जो भी आदमी चाहे इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। और तीसरा है the choice should be offered at regular interval। और आपको पता है इसमें लिखा है कि इलेक्शन के अंदर खड़े होने का जो चॉइस है वो हमारे पास रेगुलर इंटरवल पे होनी चाहिए। रेगुलर इंटरवल का मतलब है एक फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए। और जैसे हमने देखा भी है हमारे देश के अंदर जो नेता चुने जाते हैं वो 5 सालों के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होता है। रेगुलर इंटरवल हो गया, हर बार 5 साल के अंदर ही उन नेताओं को जो है दोबारा से चुना जाएगा। The candidate preferred by the people should get elected। और जिस कैंडिडेट के पक्ष में ज्यादा वोट डले उसी ही आदमी को फ्री और फेयर मैनर में हमें जिताना चाहिए। ऐसा नहीं जो आदमी अधिकारी बने बैठे हैं और वो अपनी मर्जी से किसी आदमी को किसी इलीगल वे में जिता दे। जो जनता ने वोट डाल करके जिस आदमी को जिताना चाहा है उसी आदमी को हमें जिताना चाहिए। फिफ्थ आता है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर विद वेयर पीपल कैन चूज देयर रियलाइजेशन। और इलेक्शंस को जो है बिल्कुल फ्री और फेयर मैनर में बिना किसी धांधलेबाजी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी फ्रॉडलेंस के कंप्लीट कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक बाद एक आदमी के मतलब लिस्ट तो बनी हुई कि कौन कौन आदमी वोट डालने आएंगे, आदमी वोट डालने नहीं आया उसकी जबरदस्ती उंगली पे निशान लगाया और कह दे तो चला जा, वोट हम अपने आप डाल देंगे जो अंदर बैठे हुए हैं। दबंग आदमी वहां नहीं होनी चाहिए। हर तरीके से इलेक्शन को हमें जो है फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट कराना है ताकि जो वाकई में जनता की मर्जी है जिस आदमी को वो चुनना चाहते हैं वही आदमी जीत करके आए और हमारे देश की सरकार को चलाए। सो इसी सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए हमारे देश के अंदर कई तरीके से इलेक्शन होते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्शन हेडिंग दी हुई है। पहली हेडिंग है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन मतलब जो आम तौर पर इलेक्शन होते हैं, जैसे लोकसभा के इलेक्शन होना ये जनरल इलेक्शन कहलाते हैं, विधानसभा के इलेक्शन होना ये भी जनरल इलेक्शन कहलाते हैं। जनरल वर्ड का मतलब हुआ जो आम तौर पर जो हर 5 सालों में इलेक्शन होंगे। एक आदमी आया वो इलेक्शन में जीता, उसने 5 सालों तक काम किया अपना और 5 साल का जब तक टेन्योर पूरा हो गया, कार्यकाल पूरा हो गया, तब फिर दोबारा इलेक्शन होना, इसे तो कहते हैं जनरल इलेक्शन। कई बार इलेक्शन हमें बीच में भी कराने पड़ते हैं। मान लो एक आदमी चुन करके आया और वो जीत गया, पीएम बन गया, वो बीच में मर गया, 2 साल काम करते ही बाद में मर गया। मरने में तो किसी की रोक है नहीं और हम जानते भी नहीं कि आदमी कब मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस के अंदर इसमें बताया गया है इफ अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंसी
डाइज वाइल इन ऑफिस, और अपने कार्यकाल के रहते हुए वो मर जाता है, तो उस समय हमें इलेक्शन कराने पड़ेंगे, दोबारा से कोई नया आदमी चुनना पड़ेगा जबकि उसका टाइम पूरा नहीं होता। ऐसा नहीं कर सकते हम कि उसको जो सेकंड नंबर पर आया था उसे फर्स्ट घोषित कर देंगे, नहीं, हम दोबारा से इलेक्शन कराएंगे। बाई इलेक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं। कई बार आदमी ऐसा भी करता है, मरता नहीं, रेजिग्नेशन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया कि भाई मैं तो अभी इस पोस्ट को आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा नहीं, तब भी उस केस के अंदर हमारे देश के अंदर दोबारा से इलेक्शन होते हैं। तीसरी कंडीशन में इलेक्शन देश के अंदर जब होंगे जब मिड टर्म इलेक्शन उन्हें कहा जाता है। इफ द लोकसभा और एनी स्टेट ऑफ असेंबली विधानसभा इज डिसॉल्व्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टेन्योर एंड इट इलेक्शंस आर हेल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू हाउस, इट इज कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शन। जब किसी हाउस के मान लो 5 साल को राज करेगा लेकिन वो किसी धोखाधड़ी में गलत काम करते हुए पाया जाता है, तो प्रेसिडेंट उस हाउस को डिसॉल्व कर देता, कह देता है इस सदन को बर्खास्त करना पड़ेगा। उस केस के अंदर भी दोबारा से हमारे देश के अंदर इलेक्शन होते हैं। तो ये वो 3 कंडीशन है जिसके अंदर इलेक्शन होते हैं। तो आमतौर पर इलेक्शन होते हैं, एक जब कोई आदमी मर जाए या रिजाइन कर दे, और तीसरा वो जब कभी उसके टेन्योर को पूरा होने से पहले उसे डिसॉल्व कर दिया जाए, उनकी सभा को भंग कर दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट्स मीनिंग, काइंड एंड एलिमिनेशन। सो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? एक नंबर ऑफ वोटर जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं उन्हीं को एक पर्टिकुलर एरिया को जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हर एरिया की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, हर स्टेट के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, क्योंकि देखो स्टेट का साइज जो है अलग अलग है। कोई गोवा जैसा स्टेट बहुत छोटा भी है, राजस्थान जैसा बहुत बड़ा भी है, उत्तर प्रदेश जैसा बहुत बड़ा है, तो वहां पर अलग अलग लोग रह रहे होंगे। गोवा में ओब्वियसली कम आदमी रह रहे होंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा आदमी रह रहे होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है नंबर ऑफ वोटर्स पर डिपेंड करते हैं कि किस एरिया के अंदर कितने वोटर्स होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा के लिए 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से 80 एमपी बनकर के जाते हैं। इतने ज्यादा एमपी किसी और स्टेट से भारत के अंदर नहीं बनकर के जाते। सबसे बड़ी स्टेट भारत के अंदर जहाँ से सबसे ज्यादा एमपी चुन करके जाते हैं वो उत्तर प्रदेश ही है, 80 एमपी यहाँ से चुन करके जाते हैं। और हमारे देश के अंदर टोटल ही 543 एमपीज होते हैं। इसके बाद इसमें बताया गया हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग अलग हिसाब से डिवाइड है, क्योंकि हमारे देश के अंदर अलग अलग तरह के लोगों का चुनाव होता है। जब हम देश के अंदर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं तो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है, जब हम विधानसभा के चुनाव करते हैं तो वहां पर स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है, मतलब उसमें एमएलए का चुनाव किया जाता है। पीएम को बनाने के लिए तो एमपी का चुनाव और सीएम को बनाने के लिए एमएलए का चुनाव। आपने देखा होगा फिर उसके बाद हम अगर सिटी के अंदर रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, तो वहाँ मेयर बनता है तो उसके पार्षद चुने जाते हैं। अगर हम कस्बों में टाउन में रह रहे हैं तो वहाँ पर चेयरमैन चुना जाता है, नगर पालिकाएं होती है वहाँ पर, उनके मेंबर होते हैं उनके साथ में। और अगर हम गाँव में रह रहे हैं तो वहाँ पर प्रधान चुना जाता है, उसके साथ भी मेंबर जुड़े हुए होते हैं। फिर इसके बाद आती है कि हमारे संविधान में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व रखा गया है, कुछ सीट ऐसी रिजर्व कर दी कि उन सीटों पर उसी कास्ट के आदमी जो है आ पाएंगे, और अगर उस कास्ट के आदमी उस सीट पर नहीं आते हैं तो वो सीट जो है मतलब उन लोगों के लिए रिजर्व रखी गई कि उन सीटों को उन्हीं कास्ट के लोगों से भरा जाएगा। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल देते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 50 सीटें एससी एसटी के लिए रजिस्टर कर दी, एससी एस मतलब शेड्यूल कास्ट पिछड़े हुए लोगों के लिए रजिस्टर कर दी, तो 50 सीटों पर जो प्रधान पद के या किसी भी चीज का भी इलेक्शन हो रहा है तो 50 सीटों पर कैंडिडेट उन्हीं कास्ट से उतारे जाएंगे, और कोई कास्ट के आदमी समाज में नहीं कर सकते। आप लोगों ने सुना होगा प्रधानी कार्ड पिछड़े में चली गई, फिर सामान्य में आ गई, अब की बार अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर चली गई, कई बार ओबीसी से कोई बनता है, कई बार एससी एसटी से बनता है। सो ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ये हमें पता चलता है कि कुछ आदमियों को जो है सीट वहां पर रिजर्व रखी गई है ताकि ये सीट जो है उन्हीं कास्ट के लोगों के साथ भरी जाए। ये इसलिए किया गया था हमारे देश के अंदर क्योंकि पहले हमें पता था हमारे देश के अंदर अनटचेबिलिटी हुआ करती थी, छुआछूत हुआ करती थी, जिसके अंदर जो गरीब लोग हैं या फिर पिछड़े हुए लोग थे या एससी एसटी कास्ट के जो लोग थे उनका इंटरफेरेंस समाज के अंदर कम हुआ करता था, इसलिए वो पिछड़ जाया करते थे, पीछे रह जाते थे। तो हमारे देश के संविधान बनाने वालों ने इस प्रोविजन को इसके अंदर डाला कि अगर हम इन लोगों को भी उभार करके आगे लाएंगे, इस सीट इनके लिए रिजर्व रख दी कि आएंगे तो यही आदमी आएंगे इस जाति के ही, तो जब ये लोग उभर करके आएंगे तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा, भेदभाव खत्म होगा और सभी लोग हमारे देश
देश के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और उस एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही हमारे देश के अंदर डिस्क्रिमिनेशन की जो भावना है वो बिल्कुल खत्म होती चली जाएगी। हमारे देश के अंदर एससी कास्ट को जो है रिजर्व रखा गया है। जैसे बताया इसमें 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटी। कितनी बताई मैंने? कितनी सीट बताई? 80 और 47। 47 किसके लिए? एसटी। और ये एससी का 84 सीट जो है एससी कास्ट के लिए रिजर्व रखी गई है और एसटी के लिए 47। एससी का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट और इसका मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब। पिछड़े हुए लोग हैं। 4 तरीके की जाति आप लोगों ने हमेशा पढ़ी होगी, जनरल पढ़ा होगा, फिर उसके बाद ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, तीसरे नंबर पर एससी और फिर चौथे नंबर पर एसटी आते हैं। इस तरीके से इन लोगों का, ताकि समाज के अंदर ज्यादा योगदान हो, इन लोगों को भी कोई पहचाने, इनके समाज का भी डेवलपमेंट हो, इसलिए हमारे संविधान के अंदर प्रावधान है कि इनकी सीटों को रिजर्व रखा जाए ताकि ये लोग आगे आए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और देश की राजनीति में भी जब इनका हिस्सा होगा तो ये अपने लोगों के लिए भी कुछ पॉलिसीज बनवा